आपने फर्टिलिटी या आईवीएफ को ही एज ए कैरियर क्यों चुना? ये क्वेश्चन तो मेरे दिल से जुड़ा हुआ है। एक्चुअली मैंने जब अपनी प्रैक्टिस शुरू करी गायनी में, तो उसमें इनफर्टिलिटी का भी ट्रीटमेंट चलता था। तो जब उनका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होता था और जब डिलीवरी होती थी, उनकी आंखों में एक अलग ही खुशी होती थी। फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी के बारे में ही बताएंगे, क्या चीज है ये? देखिए, इनफर्टिलिटी सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये कोई डिजीज या बीमारी नहीं है। ये सिर्फ एक सिचुएशन या कंडीशन है। किस समय एक कपल को इनफर्टिलिटी के लिए विजिट करना चाहिए? ज्यादातर कपल्स को ये पता ही नहीं होता है कि उन्हें कितनी देर नेचुरली ट्राई करने के बाद डॉक्टर के पास जाना है। बट अभी इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ रही है। हर 100 में से 15 कपल्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। 40 साल के बाद फीमेल एग्स इतने कम हो जाते हैं कि नेचुरल प्रेगनेंसी होना एक रेयर फिनोमिनन है। अच्छा, क्योंकि बहुत सारी रीजंस की वजह से मैरिजेस डिले हो रही हैं, चाइल्ड बेयरिंग डिले हो रहा है। वो एक प्रमुख कारण है इनफर्टिलिटी। आप जानते हैं हिंदुस्तान में महिलाओं की जनसंख्या 70 करोड़ से भी ऊपर जा चुकी है और महिलाएं जो कि एक नए जीवन को जन्म देती हैं, इसलिए उनको नारी शक्ति कहा जाता है। और नारी शक्ति को आज की डेट में कैरियर भी देखना है, घर गृहस्थी भी देखना है। उसके अलावा नारी के जीवन में एक एक्स्ट्रा क्लिनिकल हेल्थ केयर की भी आवश्यकता होती है। बहुत सारी जगह पर ऐसा है, पूरी जानकारी उपलब्ध ना होने के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उन सभी चीजों को हम ध्यान में रखते हुए हमारे इस एपिसोड में इसके ऊपर हम बहुत सारी बातें करेंगे। और आज हमारे एपिसोड में हमारे साथ हैं डॉक्टर गीतिका शर्मा। डॉक्टर गीतिका शर्मा को 20 साल का एक्सपीरियंस है। सीनियर गायनाकोलॉजिस्ट हैं, आईवीएफ में सुपर स्पेशलिस्ट हैं, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, सर गंगाराम हॉस्पिटल, फोर्टिस, एस्कोट्स में सेवाएं अपनी दे चुकी हैं। और आज की डेट में पंजाबी बाग में क्लाउड9 हॉस्पिटल एवं राजौरी गार्डन में ब्लेसिंग्स क्लिनिक्स में भी अपनी सर्विसेज दे रही हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर गीतिका शर्मा जी का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। फर्टिलिटी के ऊपर बहुत सारा काम करती हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपने फर्टिलिटी या आईवीएफ को ही एज ए कैरियर क्यों चुना? ये क्वेश्चन तो मेरे दिल से जुड़ा हुआ है। एक्चुअली मैंने जब अपनी प्रैक्टिस शुरू करी गायनी में, तो उसमें इनफर्टिलिटी का भी ट्रीटमेंट चलता था। बहुत सारे कपल्स आते थे इनफर्टिलिटी के लिए भी। तो जब उनका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होता था और जब डिलीवरी होती थी, उनकी आंखों में एक अलग ही खुशी होती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे उन्हें भगवान ही मिल गए हैं। और वो मुझे उस वक्त भगवान की उपाधि दे देते थे। तो मुझे इस चीज ने बहुत मोटिवेट किया। मुझे लगा कि शायद मुझे इस काम में ही सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी, इसलिए मैंने इस फील्ड को चुना। क्या बात है। तो थोड़ा सा फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी के बारे में ही बताएंगे, क्या चीज है ये? देखिए, इनफर्टिलिटी सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये कोई डिजीज या बीमारी नहीं है। ये सिर्फ एक सिचुएशन या कंडीशन है जिसे मेडिकल गाइडेंस और होलिस्टिक अप्रोच से अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, तो अब ये बताएं, एक सबसे बड़ी जो भ्रांति रहती है, किस समय एक कपल को इनफर्टिलिटी के लिए विजिट करना चाहिए आईवीएफ स्पेशलिस्ट के पास? देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ज्यादातर कपल्स को ये पता ही नहीं होता है कि उन्हें कितनी देर नेचुरली ट्राई करने के बाद डॉक्टर के पास जाना है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में अभी तक भी इन ट्रीटमेंट्स को पूरी एक्सेप्टेंस नहीं है, खासकर जो ओल्डर एज ग्रुप है। उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ स्पैन में ये चीजें नहीं देखी हैं। बट अभी इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ रही है। हर 100 में से 15 कपल्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सो जो भी हमारी रिसर्च, जो ओवरऑल जो गाइडलाइंस है, वो ये कहती हैं कि अगर एक कपल ने नेचुरली ट्राई किया है पूरा 1 साल और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तो उन्हें एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिल लेना चाहिए। अगर फीमेल की एज 35 ईयर्स से ऊपर है, तो 6 महीने के बाद ही फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से जरूर मिलना चाहिए। आज की डेट में महिलाएं भी और पुरुष भी कैरियर के कारण बहुत देर तक विवाह टालते रहते हैं, तो क्या ये भी एक फर्टिलिटी का रीजन हो सकता है?
आज की डेट में यही मेन रीजन है। अच्छा जी। क्योंकि एक फीमेल ओवरी में फिक्स्ड नंबर ऑफ एग्स हैं जो हर साल गिरते हैं, और 30 साल के बाद वो गिरने तो शुरू हो जाते हैं, लेकिन 35 साल की उम्र के बाद वो बहुत तेजी से गिरते हैं। उनकी क्वालिटी में भी बहुत इश्यूज आ जाते हैं। 40 साल के बाद फीमेल एग्स इतने कम हो जाते हैं कि नेचुरल प्रेगनेंसी होना एक रेयर फिनोमिनन है। अच्छा जी। क्योंकि 40 साल के बाद एक फीमेल जो है उसकी बॉडी उसको मीनोपॉज के लिए तैयार कर रही है, प्रेगनेंसी के लिए नहीं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि फीमेल्स के पास जो है टाइम फिक्स्ड है, लेकिन आजकल जो बहुत सारे रीजंस की वजह से मैरिजेस डिले हो रही हैं, चाइल्ड बेयरिंग डिले हो रहा है, वो एक प्रमुख कारण है इनफर्टिलिटी का। तो क्या इनफर्टिलिटी सिर्फ महिलाओं में होती है, पुरुषों में भी इसका कुछ रहता है? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अभी ये एक बहुत अच्छी बात है कि अभी जो जनरेशन है उसमें मेल्स भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनका 50% कॉन्ट्रीब्यूशन है और उनमें भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और वो आगे आ रहे हैं, डॉक्टर से मिलने आ रहे हैं, अपना टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं, अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए तैयार हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। 20-30 साल पहले हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं था। इनफर्टिलिटी सिर्फ फीमेल के लिए था। अगर इनफर्टिलिटी होती थी तो सिर्फ फीमेल को ही डॉक्टर के पास लाया जाता था। बट अब जो मैं आजकल अपने क्लिनिक में देखती हूँ, हस्बैंड वाइफ दोनों आते हैं, और बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि अब मेल्स भी इस चीज को समझ रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। मेल्स में भी बहुत सारे रीजंस हैं इनफर्टिलिटी के। उसमें मेन रीजन है स्मोकिंग एंड अल्कोहल। ये बहुत ही एक सैड अफेयर है कि आजकल यंग बच्चे, टीनेजर में जो बच्चे हैं, टीन एज से ही स्मोकिंग और अल्कोहल में जो है अब एडिक्शन उनको हो रही हो है। जाता है। और ये जो स्मोकिंग है, ये एग्स के लिए और स्पर्म्स के लिए एक स्लो पॉइजन है। तो इसके कुछ और रीजंस भी हैं या सिर्फ यही है? नहीं, कुछ और रीजंस भी हैं, जैसे कि फीमेल्स में पीसीओएस, सीवियर एंडोमेट्रोसिस, ट्यूबल फैक्टर। देखिए, जो नेचुरली प्रेगनेंसी होती है उसमें फर्टिलाइजेशन और जो भ्रूण बनता है वो ट्यूब में बनता है। अगर ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं तो नेचुरल प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती। अगर एक ट्यूब भी खुली है तो भी प्रेगनेंसी का चांस रहता है, लेकिन अगर दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं तो नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। और भी बहुत रीजंस हैं। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, जिसमें कि कोई भी कारण नहीं मिलता है लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। पुरुषों में भी कुछ और रीजन होते हैं? जी हाँ, पुरुषों में कुछ और रीजंस भी हैं, जैसे कि ओबेसिटी। पुरुषों में जब बहुत ज्यादा फैट बढ़ जाता है, वो फीमेल हार्मोन्स बनाना शुरू कर देता है। उस वजह से उनका हार्मोनल बैलेंस जो है पूरा गड़बड़ा जाता है, और इसकी वजह से जो है सीमन पैरामीटर्स या स्पर्म पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। और पुरुषों में और भी कारण है, जैसे कि आजकल हम एक बहुत ही कॉमन कारण देख रहे हैं कि जो जिम सप्लीमेंट्स हैं, देखिए सबको बॉडी बनाना है आजकल। बिल्कुल। आई थिंक 80% जो मेल्स हैं वो जिम जा रहे हैं, लेकिन कई बार इन जिम सप्लीमेंट्स में स्टीरॉइड्स डाले जाते हैं मसल फॉर्मेशन के लिए। अच्छा जी। लेकिन वो स्टीरॉइड्स पुरुषों की रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं। उनसे उनके स्पर्म्स जो हैं बहुत ही रैपिडली डिक्लाइन करते हैं। ये आपने बताया कि महिलाओं में भी ये प्रॉब्लम है और पुरुषों में भी प्रॉब्लम है, यानी कि इन सब के पीछे हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ महिलाएं ही कसूरवार हैं। बिल्कुल। तो सब पुरुष भी उतने ही इसके अंदर इफेक्टेड हैं। आज की डेट में ये इतना इंक्रीज क्यों हो रहा है? पहले तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स ऐसी नहीं थी। देखिए, आज की डेट में सबसे पहले तो जो मैंने बताया कि डिलेड मैरिज और चाइल्ड बेयरिंग एक प्रमुख रीजन है। बाकी और भी रीजंस हैं जो एनवायरनमेंट रिलेटेड है, जैसे कि पोल्यूशन। खास दिल्ली जैसे शहरों में पोल्यूशन जो है हमेशा ही बहुत ही हाई लेवल पे रहता है। उन सब का भी जो है गैमीट्स, जो स्पर्म्स और एग्स रहते हैं, उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है। और बाकी लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, जैसे कि आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, हम बहुत जल्दी खाना ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, उसमें जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, उसमें हेल्दी चीज़ें नहीं होती हैं। फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज है, किसी के पास टाइम ही नहीं है, सब भाग रहे हैं लेकिन ठीक से एक्सरसाइज कोई नहीं कर रहा है।
एक्सरसाइज से सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल हेल्थ भी बहुत इम्प्रूव होती है। और जो मेन रीजन जो आजकल सामने आ रहा है वो है स्ट्रेस। अभी आज की डेट में सबको ही स्ट्रेस है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, और स्ट्रेस भी इस पे इफेक्ट डालता है, ये तो मुझे लगता नहीं कोई भी सोच पाएगा। देखिए, स्ट्रेस बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। होता क्या है कि जब हमारी बॉडी को स्ट्रेस है, हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि कुछ गलत है। ब्रेन को लगता है कि फाइट बैक करना है, बॉडी को तैयार करना है। इसलिए ब्रेन में से एक हार्मोन निकलता है जो कि स्टीरॉयड है, कॉर्टिसोल। अब कॉर्टिसोल जो है फाइट के लिए तो तैयार करता है, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं मेल्स और फीमेल्स दोनों में, उसको कंप्लीटली शट डाउन कर देता है, जिसकी वजह से फर्टिलिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। चलिए, ये तो प्रॉब्लम रही, तो मैं सॉल्यूशन पे बात करना चाहूंगा। इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? देखिए, सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो हमें अंडरस्टैंड करना है कि हमें डॉक्टर से कब मिलना है। बहुत सारे कपल्स इस डर से ही डॉक्टर के पास नहीं आते कि वो हमें सीधा आईवीएफ बता देंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईवीएफ जो है वो लास्ट ऑप्शन रहता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो सिर्फ मेडिसिन से ही कंसीव कर जाते हैं। कुछ मेडिसिन होती हैं, जैसे कुछ फीमेल्स में एग नहीं बन रहा है, तो ऐसी मेडिसिन हैं जिनसे उनका एग बनाया जा सकता है, और वो जब टाइमली रप्चर होता है तो टाइमली कांटेक्ट करने को कहा जाता है, जिससे प्रेगनेंसी होती है। सिमिलरली मेल्स में जब थोड़े बहुत जो सीमन पैरामीटर्स हैं या स्पर्म में थोड़ी बहुत दिक्कत है, उनके लिए भी मेडिसिन रहती हैं, जिससे उनका जो है स्पर्म बेटर हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिनको सिर्फ मेडिसिन से ही प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। ये आपने बहुत अच्छी बताई कि आईवीएफ तो लास्ट ऑप्शन है। जी बिल्कुल। कुछ केसेस में डेफिनेटली जो आईवीएफ है वो फर्स्ट ऑप्शन रहता है। जैसे कि अगर फीमेल की एज बहुत ज़्यादा है, स्पेशली 38 ईयर्स एंड अबव है, तो उनको इतना टाइम जो है वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एग्स बहुत ही कम रह गए हैं। या फीमेल्स की दोनों जो हैं ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, उस केस में भी नेचुरल प्रेगनेंसी होने का कोई चांस नहीं है। या मेल के जो स्पर्म है बहुत ही कम है, उस केस में भी आईवीएफ जो है पहला ऑप्शन रहता है। लेकिन यूजुअली जो आईवीएफ है बाकी केसेस में लास्ट ऑप्शन रहता है। आईवीएफ आज की डेट में बहुत कॉमन हो चुका है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में प्रमोट किया जा रहा है, इवन कुछ मूवीज भी इस टॉपिक के ऊपर बनी है। तो क्या हिस्ट्री में भी आईवीएफ के बारे में कुछ है ऐसा हमारे शास्त्रों में, या सबसे पहला आईवीएफ कब शुरू हुआ? देखिए, अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो जो पहला आईवीएफ बेबी जो है वो 1978 में बॉर्न हुई थी। उनका नाम है लुई ब्राउन। अच्छा, बिल्कुल हेल्दी हैं, अभी तक अच्छे से अपना हेल्दी लाइफस्टाइल। मुझे लगता है शायद 40-45 साल की एज होगी, 78 के बिल्कुल अनुसार। बिल्कुल। लेकिन अगर हम हिस्ट्री पर जाएं अपनी, तो जो भगवान कार्तिकेय और गणेश जी हैं, उनका जन्म भी बहुत कुछ आईवीएफ से मिलता जुलता है। इवन महाभारत में जो कौरवों का जन्म हुआ, 100 कौरव थे, जैसा कि उसमें हम बताया गया हमें कि वो इनिशियली मटके में जो है रखे गए थे, तो वो भी बहुत कुछ जो है आईवीएफ से ही मिलता जुलता है। तो हो सकता है कि हमें लगता है कि ये एक साइंस की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आईवीएफ से हम जो है प्रेगनेंसीज हो रही हैं, बट ये शायद हमारी हिस्ट्री में बहुत पहले से ही हो रहा है। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि ऐसा नहीं है कि आईवीएफ जो है ना एक बिल्कुल मॉडर्न टेक्निक है, ये बहुत समय से चली आ रही है जी। और इतना समय पहले, हम अगर 5000 साल पहले की बात करते हैं महाभारत की, तो उस समय भी ये चीजें होती थी। तो सीरियसली बहुत अच्छी चीज है। मैं एंड में एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा, आप अपने क्लिनिक में क्या एक्स्ट्रा ऐसा करते हैं जो बाकी सबसे अलग होता है? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये ऐसे जो भी कपल्स जो डॉक्टर के पास आते हैं वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। उनका लाइफस्टाइल का स्ट्रेस तो रहता ही है, ऊपर से इनफर्टिलिटी का एक और स्ट्रेस जुड़ जाता है। तो उनका ट्रीटमेंट के साथ साथ एक होलिस्टिक अप्रोच जो है वो उनके लिए जो है हमें रखना चाहिए, क्योंकि उनका जो है इमोशनल सपोर्ट और मॉरल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। सिर्फ दवाइयाँ देते रहें और उनके इमोशंस का हम बिल्कुल ख्याल ना करें,
और उनको बिल्कुल भी हम जो है पॉजिटिव या होपफुल रहने के लिए ना कहें, तो उससे उनका जो है सक्सेस नहीं मिलता है। जो मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देखा है कि जो कपल्स पॉजिटिव रहते हैं, होपफुल रहते हैं, उनको सक्सेस जल्दी मिलता है। इसलिए मैं अपने जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनके इमोशनल जो है केयर, उस पर भी पूरा ध्यान देती हूँ। अच्छा। इसके अलावा उनकी न्यूट्रिशन पे भी पूरा ध्यान देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं जो फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं और बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं जो फर्टिलिटी को कम भी कर सकते हैं। ओवरऑल उनकी जो होलिस्टिक हेल्थ है, जिसमें डाइट, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस को कैसे कोप अप करना है, इन सबको ध्यान में रखते हुए जब मैं अपना ट्रीटमेंट देती हूँ तो बेटर आउटकम्स मिलते हैं। तो आपने ये बताया कि आपकी क्लिनिक पर स्पेशल होलिस्टिक अप्रोच की जाती है इन सब चीज़ों के, तो और क्या ऐसा मॉडर्न टेक्निक है या मॉडर्न स्पेशलाइजेशन है जो आप इन चीज़ों में ध्यान रखती हैं? और देखिए, जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, उस पर भी जो आईवीएफ का आउटकम बहुत डिपेंड करता है। और बाकी चीज़ें हैं, जो आईवीएफ लैब है जिसमें एम्ब्रियो या भ्रूण बनाया जाता है, उसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें क्वालिटी जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं है तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोई कपल कोई आईवीएफ सेंटर चूज़ करते हैं तो उनको एक अच्छा आईवीएफ सेंटर ही चूज़ करना चाहिए जिसमें क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। और बाकी कुछ लेटेस्ट टेक्निक्स भी हैं आजकल जो आईवीएफ में आ गई हैं, जैसे कि इक्सी है, ब्लास्टोसिस्ट है, लेज़र असिस्टेड हैचिंग है, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग है। ऐसी बहुत सारी लेटेस्ट टेक्निक्स आई हैं ओवर द इयर्स, जिससे जो आईवीएफ के रिजल्ट्स और भी इम्प्रूव हो गए हैं। तो डॉक्टर गीतिका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस एपिसोड में आने के लिए, और आपने इतनी बढ़िया जानकारी दी। और आपकी बातों से मुझे ये फील हुआ कि आपकी जो अप्रोच है वो सिर्फ प्रोफेशनल ही नहीं है, होलिस्टिक भी है और एथिकल भी है। आप इन चीज़ों का, इवन आप पेशेंट की साइकोलॉजी को भी बड़े अच्छी तरह से समझ के उसके ऊपर काम करते हैं। जी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि बहुत उसका आउटकम पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छी बात कही। तो दर्शकों, आज हमारे साथ डॉक्टर गीतिका थे, जिन्होंने हमें इनफर्टिलिटी के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी, और ऐसी ही बहुत सारी जानकारियां अलग अलग टॉपिक पे हम अपने एपिसोड्स में आपको देते रहेंगे। दर्शकों, आपने ये देखा कि आज डॉक्टर गीतिका शर्मा ने हमें इनफर्टिलिटी के बारे में कितनी सारी जानकारी दी, और ये भी जानने को मिला इनफर्टिलिटी कोई डिजीज नहीं है, ये एक सिचुएशन है जिसको मेडिसिन से, होलिस्टिक अप्रोच से और डॉक्टर गीतिका जैसे और भी डॉक्टर से हम लोग गाइडेंस से इस चीज को दूर कर सकते हैं। इसके बारे में और भी हम लोग बातचीत करते रहेंगे अपने आने वाले एपिसोड में। आपको एपिसोड कैसा लगा, इसके बारे में आप कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। आप भी चाहते हैं कि किसी और को भी ये जानकारी मिले तो उनके साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।